बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ, मेरे साथ शाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं कराची से और आज हम बात करेंगे सारिम बरनी केस के हवाले से बिकॉज़ इसमें डेवलपमेंट है। कोशिश होती है कि जब भी कोई डेवलपमेंट होती है वो जो है इस केस के हवाले से मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। शाहिद भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। शाहिद भाई 2-3 चीज़ें हैं एक्चुअली आपको पता है हम इस केस को फ़ॉलो कर रहे हैं, आप तो क्योंकि कोर्ट में वहाँ मौजूद होते हैं, आप चीज़ें जो है वो अपनी आँखों से देख रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आप लोगों से पूछ के और बाकी चीज़ों को कवर करके हमारी भी कोशिश होती है जो चीज़ें थोड़ी आप लोगों से मिल जाती हैं, कुछ हमारे दोस्त हैं जो वहाँ पे अच्छी जर्नलिज़्म कर रहे हैं, उनसे जो चीज़ें हम सुन लेते हैं, फिर हम उसको अपना भी ज़ाहिरी बात है उसमें जो हमारे सोर्सेज़ हैं उनसे बात करके कोशिश होती है इसको हम बेहतर तरीके से रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आपसे 2-3 चीज़ें एक तो मैं आपसे जो मेरी नज़र में भी है, आप ज़रा मेरे इस सवाल का जवाब बाद में दीजिएगा। मुझे ये लग रहा है कि सारिम बर्नी साहब के जो वकला हैं उनसे गलती हुई और अब वो उस गलती को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं आपसे आगे चल के पूछूँगा, मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बताऊँगा, फिर आप इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि क्या मेरा ये मुशाहिदा या मेरा ये तज्ज़िया ठीक है या गलत है। दूसरा ये है कि इस केस अब ये 2 केस जो है वो 2 जगहों पे चल रहा है। एक तो मेन केस है जिसमें एफआईए ने चालान जमा करवाना है, आज उसकी भी हियरिंग थी। और दूसरा जो है वो सारिम बर्नी साहब की ज़मानत लगी हुई है, आज उसकी भी हियरिंग थी। मैं चाहूँगा थोड़ा-सा आप शुरू में जो है मुझे सारिम बर्नी साहब के केस के अपडेट के हवाले से बात कर आगे मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं इस केस के हवाले से, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो भी आपसे मैं सवाल करूँगा तो आप जवाब दीजिएगा। सबसे पहले बता दें कि आज क्या हुआ अदालत में, क्या मामला था? थोड़ा प्लीज़ ये बता दीजिए। काफ़ी आपका और आपके देखने वालों का बेहद शुक्रिया। इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो है इस मामले में लोग जानना चाहते हैं यकीनी तौर पर क्योंकि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये मुल्क की बदनामी का सबब बनेगा अगर ये क्राइम साबित होता है। किसी भी कोई शक पाकिस्तानी सहाफ़ी की, यूट्यूबर की या एक आम इंसान की भी ये ख्वाहिश हरगिज़ नहीं है कि सारिम बर्नी साहब के ऊपर ये जो इल्ज़ामात हैं वो साबित हों और पाकिस्तान का नाम बदनाम हो। हमारी दुआ है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम साबित ना हो, जो कुछ चल रहा है वो ख़त्म हो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उन्होंने खुद बेगुनाही साबित करनी है अदालतों के अंदर। गुड। अच्छा, आज चूँकि दोनों केसेज़ यानी कि जो उनकी दरख़्वास्त ज़मानत थी उसकी भी समाअत थी और मेन केस जिसमें एफआईए ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद रिपोर्ट पेश करनी थी और जो दीगर नामज़द मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी कुछ रिपोर्ट्स पेश करनी थी उस हवाले से समाअत थी तो अलग-अलग। अब मसला दरपेश अगर मैं कहूँ कि मेन ट्रायल के हवाले से, तो वो ये है कि जैसे एफआईए की तरफ से पहले जो चालान पेश किया गया था वो अबूरी चालान था। उसमें इन्वेस्टिगेशन फाइनल नहीं हुई थी और जिस तरह का केस है, जिस नौइयत का केस है, उस लिहाज से एफआईए ने अबूरी चालान पेश किया और उसके बाद फिर 164 के बयानात हुए। अब मामला आपको खुद भी मालूम है कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप इश्यूज़ को देखा जाता है। यानी कि पहले एफआईआर हुई, फिर मुल्ज़िम गिरफ्तार हुए या गिरफ्तार नहीं हुए तो उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ चेंज हुई। जो सूरत-ए-हाल नज़र आई सारिम बर्नी या उनकी वुकला की टीम के मुताबिक कि जैसे 9:30 बजे एफआईआर दर्ज हुई, 10 बजे के करीब उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद फिर 2 दिन का रिमांड हुआ। रिमांड के दूसरे दिन जब उनको पेश किया गया तो एफआईए के मुताबिक उनका जो है वो उन्होंने ताउन नहीं किया तफ्तीश में, बयानात रिकॉर्ड नहीं करवाए। इवन कि अब तक उन्होंने वो वालिदैन से जो हलफनामे लिए थे वो भी अब तक जो है एफआईए के हवाले नहीं किए हुए। उसमें काफ़ी कंट्रोवर्शियल मामलात सामने आए। लेकिन एफआईए को उन्होंने बयानात नहीं दिए जिसकी वजह से जज साहब ने अपने चैम्बर में उनका बयान रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद फिर मामला चला गया जेल में, उनको जेल भेज दिया गया था। अब आज चूँकि बीच में जो 3 गवाहों के बयानात हुए वो और अगर आप एफआईआर को मिलाएँ और उसके बाद फिर जो अबूरी चालान है, इन तीनों चारों चीज़ों को एक साथ रखेंगे, तो आपको वाज़ेह पिक्चर नज़र आएगी कि कहीं भी कोई ऐसा तज़ाद बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। अगर कोई कानूनी महज समझता है, तो शायद वो इस बारीकी को भी समझ जाए कि सारिम बर्नी को इस मामले में फ़ायदा कहाँ पहुँच सकता है। लेकिन जिस तरह केस है, जिस तरह के टेक्निकल मामलात हैं, उससे फिलवक़्त ऐसा लगता है कि वो गिरफ्त में है, फिलवक़्त उनका छूटना, ज़मानत पर बाहर आना और उनको अपनी जो इंटरनेशनल ट्रस्ट है, उसको बचाना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। वो जो सिचुएशन है वो सबकी है, ये हमारी आप सबकी किसी की ख्वाहिश नहीं है। अच्छा, चूँकि चालान पेश अबूरी हुआ था, अब एफआईए ने खुद कहा कि क्योंकि मज़ीद मामलात को अभी हमने देखा है और कुछ और भी इन्वेस्टिगेशन में मामलात को सामने लाना है, तो लिहाज़ा हमें हतमी चालान पेश करने के लिए टाइम दिया जाए। तो उसको उन्होंने 10 दिन का टाइम माँगा था, तो 11 जुलाई तक का उनको टाइम मिला है। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही कम ऐसी अदालतें हैं, जहाँ पर मुल्ज़मान की ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई जाती है अदालतों में। यानी कि मुल्ज़िम जेल में उनको अदालतों में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदालत जेल से बिठा के अदालत में उनको
ऑनलाइन कंप्यूटराइज या वीडियो लिंक के जरिए उनका बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है, उनकी हाजिरी लगाई जा सकती है। तो इन दोनों केसेस में उनका जो है ऑनलाइन हाजिरी लगाई गई, उनको कोर्ट में आज पेश नहीं किया गया सारे मनी साहब को। दूसरा जमानत वाले ओके। मामले में भी 2-3 समातों पर उनके वकील ने खुद टाइम लिया कि हमें मजीद मोहलत दरकार है दलाइल देने के हवाले से, तो लिहाजा हमें टाइम दिया जाए। अब जहाँ तक हतमी चालान आ जाए, मुमकिन है वो चालान में कुछ नई चीजें हों, कुछ पुरानी हों, वो देख के जो है वो फैसला करें, या फिर जो पहले एक हो चुका है कि उन्होंने जैसे ही उनको जेल भेजा गया था, जुडिशियल कस्टडी किया गया था सारे मनी साहब को, तो उसके बाद उनके वकील ने जमानत की दरखास्त फाइल की और अदालत की जानिब से वो ऑब्जर्वेशन आई जो शायद ना रिकॉर्ड का हिस्सा थी, ना प्रोसिक्यूशन की तरफ से वो पॉइंट उठाए गए और ना ही कहीं जो है वकील की तरफ से ये मुद्दा सामने आया था। तो उनको शायद ये डर हो कि जज साहब हो सकता है जो मजीद जिन्होंने इनकी बेल की समाअत करनी है, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ, हो सकता है इस किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन आ जाए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि टेक्निकल कुछ वजूहात या रीजन ढूंढी जा रही है, इसलिए वकील जो है वो खुद अब जल्दी नहीं कर रहे, जो कि पहले जल्दी कर चुके हैं। लेकिन जहां तक सिचुएशन की बात करें, सिचुएशन रोज बरोज इसमें चेंज भी हो रही है कि सोशल मीडिया पे जिस तरह सामने आ रही है, फिर एफआईए खुद अब इस तरह उस अंदाज से सामने नहीं आ रहा। आपको याद होगा कि एफआईए ने गिरफ्तारी की इत्तला देने के बाद एफआईआर दर्ज करने के हवाले से भी अपडेट नहीं किया था। ये हम जैसे रिपोर्टर जो अदालतों में थे, वहां से उन्होंने एफआईआर का मतन लिया, एफआईआर में क्या कहा गया, क्या क्या इल्जाम थे, तो वो सामने लाए थे। तो एफआईए को मेरे ख्याल में चूंकि जिस नोयत का केस है, सामने आके कुछ वजाहत करनी चाहिए और सारे मन्नी साहब उनकी वकला की टीम मीडिया के सामने भी चीजें सामने लाते रहे। लेकिन ये केस बहुत बड़ा है, अगर साबित हो जाएगा तो मसला होगा पाकिस्तान के लिए, खासतौर पर जो इस तरह की ट्रस्ट है, एनजीओ है, उनके लिए। मुझे एक चीज बताएं। मैंने आपसे शुरू में तमहीद में भी ये चीज जिक्र किया था, कहीं ऐसा तो नहीं है जो मुझे लग रहा है, मुझे जरा प्लीज मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि सारे बन्नी साहब के जो पहले वकला थे, जो इनकी पहले लीगल टीम थी, क्योंकि वो और नौयत के केसेस जो है वो डील करते रहते थे और उनको इस चीज का आइडिया ही नहीं हुआ, और उन्होंने जो है वो चालान आने से पहले ही जमानत की दरखास्त दायर कर दी, और अब वो शायद उस चीज को कवर करने के लिए इसका मजीद डिले करवाए जा रहे हैं ताकि एक हतमी चालान आ जाए तो वो जमानत की ग्राउंड्स बनाए उसके ऊपर। मुझे थोड़ा सा लग रहा है, आप क्या इस मेरी चीज से इत्तेफाक करते हैं या मैं गलत समझ रहा हूँ? उसमें शायद भाई जो आमिर मंसूर कुरैशी साहब है ना, आपने उनका नाम सुना होगा, बड़े बड़े केसेस में हमने उनको वकालत करते भी देखा है। बहुत हम्बल, बहुत ही प्यारे अंदाज में वो वकालत करते हैं और बहुत मुश्किल हाई प्रोफाइल केसेस में भी जो है वो मुल्जमान को ऐसे निकालते हैं जैसे दूध में से मक्खी या दूध में से बाल। मतलब एक तरफ पूरी आपको पता है कि सूबे की पुलिस लगी हो और एक तरफ एक वो मुल्जिम खड़ा हो और उस मुल्जिम को भी बचा के ले जाए उस सारी पुलिस की फोर्स से, उस इन्वेस्टिगेशन जीआईटी टास्क फोर्स और बड़े-बड़े जो इंटरोगेशन की टीम बनती है, तो आप सोचें वो कितने माहिर वकील होंगे। आमिर मंसूर कुरैशी साहब भी अब वकील हैं, तो वो मेरे ख्याल में शायद इंतजार कर रहे हैं थोड़ा-सा कि आगे कुछ ऐसा पॉइंट उनके हाथ में है कि वो वहाँ पर जब अदालत के सामने अपना मुद्दा बयान करें, तो उनको आसानी हो। क्योंकि एक तो उनकी प्रोफेशनल माहिर वकील है, दूसरा ये है कि वो जिस अक्यूज़ का वो केस लिए होंगे, तो यकीनी तौर पर उनको यकीन दिलाया होगा कि हम आपका केस मजबूत है, यानी कि आप बेगुनाह हैं, हम आपको बचा लेंगे, चूंकि उन्होंने जो पेश किया होगा। तो इसमें फायदा हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे भी लगता है। पहले थोड़ी जल्दबाजी की गई है, थोड़ा सा जिस किस्म का केस था इनको इंतजार करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। कुछ इंतजार करते तो शायद आज वो बाहर होते। ठीक है। शायद भी आखिर में मुझे बताइएगा, मैं आपकी भी वीडियो देख रहा था और मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो की थी। गवाहान के जो आए हैं बयानात, जो अदालत में 3 गवाह पेश हुए और उन्होंने जो बयानात दिए, आपको क्या लगता है उन गवाहों के बयानात, क्योंकि अब तो वो सामने भी आ चुके हैं, हम उसके ऊपर बात भी कर चुके हैं, और वो जो बयानात हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हमारे कुछ साफ़ी दोस्त निकाल के भी लाए थे और जो चीज़ें सामने आई थी, तकरीबन उसमें कोई इतनी बड़ी कोई नई चीज़ मेरे ख्याल से उसमें नहीं है। तो क्या उसमें कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आई हो जो कोई, क्योंकि मतलब जो थोड़ी-सी कोई खतरा साबित हो सकती हो? आप आप जो है ना खुद जो क्रिमिनल प्रोसीजर है ना मुख्तलिफ केसेस की, वो अटेंड करते रहे। तो जो एफआईआर में इल्जामात लगाए गए, जो चालान में ज़िमनी आबूरी चालान में जो चीज़ें सामने आई और 164 में जो बयानात हैं, तकरीबन वो सेम है। अब यहाँ पर इसरार जो इकरारुल हसन है, सरेआम टीम के जो एआरपी प्रोग्राम करते हैं, उनके प्रोड्यूसर शायद थे कामरान, उनका और कुछ लोगों का और भी नाम आ रहा है। अब आगे जाके जब एक वो होंगे ना सरकारी गवाह, क्या इकरारुल हसन को उनका उस केस में गवाह बनाया जा सकता है?
बनाया जाएगा या नहीं, ये एक सवाल है। कामरान, जिसका रोल बताया जा रहा है कि 3-4 दिन तक वो उस माँ-बाप के अफशीन और उनके अयास के साथ रहे, उनको कहा कि जी फलान जगह रहें, फलान जगह ना रहें, कुछ लोग आपके पीछे लगे हुए हैं। यानी एक बड़ी उन्होंने उस दौरान भी हाइप क्रिएट करके रखी कि कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती है। और जो कुछ टाइम के बाद उन्हीं के बयानात के मुताबिक कि ये कहा गया कि सारिम बर्नी साहब आपकी बच्ची खा गए। तो ये बड़ी बातें हैं जो शायद ट्रायल चलेगा तो उसमें चीज़ों में मज़ीद वज़ाहत होगी। लेकिन ये है कि जब बयानात को देखते हैं, एफआईआर को देखते हैं और उसके बाद फिर पूरी चालान को देखते हैं, तो बेशतर चीज़ों में ये चीज़ें सामने आती हैं कि मुमासलत पाई जाती है। अगर कहीं तज़ाद होता, तो मेरे ख़्याल में वकील तो हमसे ज़्यादा इस चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं। वो पहली डेट पे ही दलाइल देते, दूसरी डेट पे देते, तीसरी डेट पे देते, तो उनको ज़मानत पे बाहर ले आते बर्नी साहब को। लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, जिसकी वजह से शायद वो चाह रहे हों कि थोड़ा-सा वक़्त लगे, कुछ मज़ीद वक़्त के बाद शायद वो उनको बचा कर ले आए। अच्छा, शायद भी बस मैं वाइंड अप करने लगा हूँ छोटा-सा, क्योंकि आपने खुद बात कर दी, तो मैं थोड़ा-सा एक सवाल, साथी होने के नाते आपको पता है बाद में से हम सवाल निकाल लेते होते हैं। मुझे ये बताइएगा, इकरारुल हसन उसकी टीम, ज़िक्र आया है बाकायदा, जो गवाहान हैं उन्होंने अपने बयानात 164 वाले में ज़िक्र किया है कि ये सब कुछ हुआ है। इकरार की टीम, कामरान, इकरार आपको इस मामले में गवाहान बनते हुए नज़र आ रहे हैं या शामिल तफ्तीश होते मुल्ज़मान की फ़हरिस्त में नज़र आ रहे हैं? सर मुल्ज़मान की अगर लिस्ट में होते तो मेरे ख़्याल में कहीं एफआईआर में या इस तरह की चीज़ों में कहीं नाम होता, चालान में कहीं नाम आता। आगे अब गवाहों की लिस्ट में ओके। शामिल होता, तो वो अब जो हतमी चालान आएगा उसमें चीज़ें वाज़ेह हो सकती हैं कि इनको गवाहों की लिस्ट में शामिल किया गया है, इनको मुल्ज़िम के तौर पर लिया गया है, क्योंकि जो एफआईआर में नामज़द हैं वो 3 लोग हैं, 1 खातून और 2 मेल और एक यानी कि बर्नी साहब। तो ज़्यादा मुल्ज़मान को उस वक़्त भी नामज़द जी। नहीं किया गया। तो थोड़ा-सा शायद हमें जो 10 जुलाई का इंतज़ार करना पड़ेगा कि चालान आए, तो उसमें मज़ीद चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी। इकरारुल हसन, कामरान यानी कि एआरवाई की जो टीम है, या फिर उसके बाद फिर मज़ीद कौन-कौन इसमें मुल्ज़िम है और कौन-कौन किस-किस का नाम गवाहों की फ़हरिस्त में शामिल है। तो थोड़ा-सा मज़ीद इंतज़ार करना होगा हमें। बहुत-बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह शायद भी हम भी इंतज़ार करते हैं और आप भी इंतज़ार करें। कोशिश ये करेंगे इंशाअल्लाह इस हवाले से जो मज़ीद डेवलपमेंट्स आती रहेंगी, आपसे भी बात करते रहेंगे, अपने व्यूअर्स को भी बताते रहेंगे। शायद भी अगेन बहुत-बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह आपसे भी मुलाकात होगी, व्यूअर्स आपसे भी दोबारा मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।